बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और ये है आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज नवाज शरीफ अपनी पार्टी के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए और जब मैंने ये खबर सुनी तो सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आई वो थी कि बिला मुकाबला मुंतखब होना तो नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी ने वोट ही नहीं दिया। ये रिमार्क्स हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के, जो उन्होंने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत के दौरान दिए थे। अब ये जनाब भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, तो क्या काजी फायज ईसा के रिमार्क्स तमाम पार्टीज के लिए थे या सिर्फ एक ही पार्टी के लिए थे? और एज यूजुअल बिला मुकाबला मुंतखब होने के बाद उन्होंने खिताब किया, बात की, तकरीर की। तो वो लोग जो नवाज शरीफ को लीडर कहते हैं, लीडर मानते हैं, मुझे उनकी जहनी हालतों पर अफसोस हो रहा था। इवन कि नवाज शरीफ खुद ये समझते हैं कि उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं है, लेकिन उनकी खिताब सुनने के बाद लगता है कि जैसे एक आम आदमी सिर्फ अपने दुखड़े रो रहा है। लीडर वो होता है जो अपने अवाम को, अपने फॉलोअर्स को, अपनी राया को जालिम के जुल्म से बचाता है, जाबिर के जबर से बचाता है, उनमें आगाही और शऊर की शमएं रोशन करता है, जो उनको उनके हकूक के हसूल के रास्ते दिखाता है, ना कि खुद अपने दुखड़े रोता है। यहाँ पे वो अवाम के मसाइल क्या हल करेंगे जो खुद अपने मसले हल नहीं कर सकता, जो खुद 20 साल से अपना ही रोना रो रहा है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं, मेरी बेटी, मेरा खाना, जो इससे आगे निकल ही नहीं पा रहा। वो लोग का, वो अवाम का क्या सोचेगा? अगर लीडर देखना है तो फिर अडियाला यूनिवर्सिटी में जाकर देखो। वहां पे एक कैदी नंबर 804 रहता है, जिसने कभी गिला नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया, अपने किसी कमजोर लम्हे का जिक्र अपनी अवाम से नहीं किया कि कहीं उसकी अवाम डिमोरलाइज ना हो जाए। हमेशा साबित कदम रहा, हमेशा अपनी अवाम को मैसेज दिया कि मैं डटा हुआ हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं खैरियत से हूं, बस आप अपने मकसद से मत हट जाना। लीडर वो होता है जो खुद भी अपने मकसद पर डटा रहे और अपने फॉलोअर्स को भी हर मुमकिन तरीके से अपने मकसद पर डटा रखे। आप लोग कहते हो कि आपने इमरान खान को माइनस कर दिया, लेकिन आपकी अपनी तकरीर, अपने खिताब, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, अपनी गुफ्तगू इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पे ख़त्म हो जाती है। इमरान अहमद खान नियाजी जेल में बैठकर पूरे पाकिस्तान की सियासत का महवर बना हुआ है, और ये बात आप माने या ना माने, मौजूदा दौर की हकीकत ये है कि सियासत का सीन भी इमरान अहमद खान नियाजी है और सियासत का ते भी इमरान अहमद खान नियाजी ही है। उसको ख़त्म करने के लिए, उसको माइनस करने के लिए आपने कितने हरबे चले, कौन कौन सी सजाएं नहीं सुना दी। 30 साल की सजा आप सुना चुके हो, और वो सारी बोगस केसेस में, जो कि चंद दिनों में आपको भी पता है उड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इससे पहले कि वो खत्म हो, आप एक नए केस में उसको सजा सुनाना चाहते हैं। उसके लिए आपको गवाहों की जरूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको कोई गवाह मिल ही नहीं रहा। यहां तक कि मलिक रियाज ने भी वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया, और जब उसने वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया तो आज नैब ने उसके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। उनके ऑफिस में छापे मारे गए और ऑफिस सील कर दिए। उसके बावजूद भी मलिक रियाज का पैगाम आता है कि जो जुल्म करना है वो कर लो, मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। इसका मतलब क्या है? मलिक रियाज साहब बिजनेसमैन हैं, वो सरमायाकारी करते हैं और उनको सियासतदानों की ज़रूरत रहती है। आपको क्या लगता है कि वो इमरान खान का साथ क्यों दे रहे होंगे या इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि वो फोर्सी कर रहे हैं कि आने वाला वक्त खान का ही है। और जब आप अपने मुल्क में सरमायादारों पर, जो सरमायाकारी करते हैं, उन पर इस तरह के रेट करेंगे तो फिर आप कहाँ से सरमाया लाएंगे अपने मुल्क में? कौन इन्वेस्टर आपके मुल्क में आकर इन्वेस्ट करेगा? मईशत आप तबाह कर चुके हैं इसको, और ये मईशत है ना, इसमें इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं ना, वो इसको सिर्फ डुबोएगी।
मतलब एक आदमी को सजा दिलाने के चक्कर में पता नहीं आप लोग कितने गिरते जा रहे हैं और कितना नुकसान इस मुल्क का करते जा रहे हैं। आज नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कल आप लोगों ने जी 2 ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी थी और सिर्फ उसका मकसद इमरान खान को फंसाना समझ लीजिए, पीटीआई को ख़त्म करना समझ लीजिए, या फिर अपनी हुकूमत को ये फॉर्म 45 और 47 के शिकंजे से निकालना समझ लीजिए। जो कल 2 ऑर्डिनेंस आए हैं जिनके बारे में मैंने कल अपने वीलॉग में कहा था कि आज मैं इसको तफसीली इस पर बात करूंगी, तो वो 2 ऑर्डिनेंस थे, इलेक्शन एक्ट में तरामीम का ऑर्डिनेंस और दूसरा नैब ऑर्डिनेंस तरामीम ऑर्डिनेंस, जो कि कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने मंजूर किए हैं। अब ये दोनों ऑर्डिनेंस अगर आप देखेंगे तो ये एक मुकम्मल तौर पर सियासी बदनीयती पर मबनी है। अब मैं पहले बात कर लेती हूँ इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर, ऑर्डिनेंस पर। अब इसकी कहानी क्या है? अब इसमें जो ऑर्डिनेंस इन्होंने मंजूर किया है वो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजेस तानियात किए जाएंगे उनमें रिटायर्ड जजेस भी मौजूद होंगे। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि अभी फॉर्म 47 वाले मामला चल रहे हैं और ये तमाम केसेस ट्रिब्यूनल में गए हैं। बाकी सूबों में ट्रिब्यूनल बन चुका है, जजेस अपॉइंट हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 6 जजेस का नाम दिया था इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए, जिनका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया गया है। और इससे पहले कि ये बात आगे बढ़ती, एक केस लाहौर हाई कोर्ट में ही चल रहा था जिसमें सलमान अकरम राजा दरख्वास्त गुजार थे और उनके साजी राव उमर हाशिम थे। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ये केस सुन रहे थे, तो उन्होंने कल 11 बजे, दिन के 11 बजे एक फैसला महफूज किया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने की दरख्वास्त पर। और अभी वो फैसला सुनाया भी नहीं गया था कि ये वाला ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि नहीं जी, अब रिटायर्ड जजेस भी इसमें शामिल होंगे। यानी कि जो मुल्जिमान समझ लें, यानी कि जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है जिसके खिलाफ ये केसेस ट्रिब्यूनल में जाने हैं, वो खुद अब अपना जज मुकर्रर करेगी। यानी कि मुल्जिम ही अपने जज को मुकर्रर करेंगे कि ये वाला जज हमारे केस का फैसला करेगा। अब ये जो ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किया है, तो ये अदलिया इसको ऐसे ही जाने देती है या इस पर कोई रिस्पॉन्स करेगी? जहां तक मुझे लगता है कि अदलिया इस ऑर्डिनेंस पे जरूर रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि अभी आप देखें कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पर भी, वो भी अताब का शिकार हैं, निशाने पर हैं, क्योंकि वो भी डटकर फैसले ले रहे हैं। उन्होंने ये 6 जजेस के नाम भी दिए थे और आपने देखा है कि लाहौर में किस तरह उनके खिलाफ एक मुहिम चली है कि जिसमें उन्होंने वकला को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है और रोजाना बार में एक नए हंगामा आराई का मंजर मौजूद होता है। तो ये सब का सब जो कुछ हो रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि किसी तरह ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कहानी को दबाया जा सके, ख़त्म किया जा सके, इस हुकूमत को चलने दिया जा सके, इस फॉर्म 47 वाली हुकूमत को। उनको लगता है कि ये जो ऑर्डिनेंस है वो एक छू मंतर है जो फॉर्म 47 को दफन कर लेगा। लेकिन क्या अदलिया इस ऑर्डिनेंस, इस छू मंतर को चलने देती है या छू मंतर कर देती है? ये हम आने वाले दिनों में बड़ा क्लियर हो जाएगा। अब इसके अलावा जो दूसरा ऑर्डिनेंस था वो नैब तरामीम ऑर्डिनेंस था। अच्छा, इसकी कहानी कुछ यूं है कि पहले जो नैब कानून के हिसाब से जो जिस्मानी रिमांड होता था वो 90 दिन का हुआ करता था, यानी कि जो फिजिकल रिमांड होता है। लेकिन 26 मई 2002 को इसकी मुद्दत कम करके ये 14 दिन का रिमांड कर दिया गया। और फिर 2023 को जब इमरान खान पर ये हुआ, उनको लिया गया हिरासत में और उनके रिमांड की इल्तिजा की जाने लगी, तो वो रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन का रिमांड कर दिया गया। ठीक है, अब जो इन्होंने किया है नैब तरामीम का जो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं वो 30 दिन से भी बढ़ाकर 40 दिन का फिजिकल रिमांड दिया जा सके। अब इस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट इमरान खान ऑलरेडी एक कोर्ट में जा चुके हैं, चैलेंज किया हुआ है। अच्छा, इसमें मजे की बात क्या है,
मज़े की बात यह है कि एक तरफ तो ये हुकूमत नंबर ऑफ डेज, रिमांड के जो डेज हैं वो बढ़ा रही है। पहले जी 14 दिन से 30 दिन और अब 30 दिन से 40 दिन कह रही है, और दूसरी तरफ जो ये कोर्ट में इमरान खान ने इस नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया है, वहाँ पे यही हुकूमत 14 दिन के रिमांड का दिफा कर रही है, डिफेंड कर रही है। तो मजाक है, इन्हें खुद नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं। बस जिसे कहते हैं ना, एक बिल्ली है जब वो गिरने लगती है तो वो पंजे मारती है कि किसी भी तरीके से कहीं से कोई सहारा मिल जाए, वो उसकी बचत हो जाए। तो ये हुकूमत जो है ना, ये पंजे मार रही है, गिरती हुई बिल्ली की तरह है। उसको खुद समझ नहीं आ रही है कि उसने क्या करना है। एक तरफ वो 14 दिन वाले रिमांड पीरियड को डिफेंड कर रही है, तो दूसरी तरफ ये ऑर्डिनेंस ला रही है कि नहीं जी 30 से 40 दिन का रिमांड कर दिया जाए। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि जितनी भी ऑर्डिनेंस लाए हैं, अभी तरमीम की है इन्होंने, ये तमाम के तमाम सियासी बदनीयती पर मबनी है और कुछ नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।